सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आज के दौर में उसकी टोपी उसके सर वाला मामला बहुत देखने में आ रहा है। यानी अपना किया हुआ किसी दूसरे के सर पर डालकर अपना बोझ हल्का कर लेना अब आम होता जा रहा है। यानी हर शख्स दूसरों पर इल्ज़ाम इस तरह डालता है कि जैसे सिर्फ सामने वाले खताओं का पुतला है और इल्ज़ाम लगाने वाला तो जैसे शायद दूध का धुला हुआ है। इस तर्ज फ़िक्र से मसाइल क्या कभी हल हो सकते हैं? कभी भी नहीं। हाँ, उनमें इजाफा ज़रूर होता है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ। एक तालिब इल्म अपनी लापरवाही के सबब अपना एडमिशन कार्ड अपने बिस्तर पर छोड़ देता है, जहाँ से उसके घर का कोई छोटा बच्चा उस कार्ड को उठाकर फर्श पर कहीं फेंक देता है। फिर वहाँ से घर में सफाई करने वाली उसे कचरे की टोकरी में फेंक देती है और फिर कचरा उठाने वाला उस कार्ड को उस बच्चे से मुस्तकिल दूर कर देता है। यानी कार्ड कहाँ गया वो बच्चा भी नहीं ढूंढ सकता, वो तालिब इल्म ढूंढ नहीं सकता उस कार्ड को। अब यूँ हुआ क्या, कार्ड ना होने के सबब तालिब इल्म पर्चे में हाजिर नहीं हो पाता, उसका साल ज़ाया हो जाता है। भला इस पूरे वाक़ये में कसूरवार आपके मुताबिक कौन ठहरा? गलती के नताइज कौन भुगतेगा? यानी दूसरों पर इल्ज़ाम डालने या लानतान करने से अब किसको फ़ायदा हासिल होगा? तालिब इल्म ने अपना कार्ड बिस्तर पर रखकर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से वो कार्ड कचरे की जीनत बन गया। अब तालिब इल्म इसका खुद कसूरवार है और इसकी जिम्मेदारी अब वो चाहे उस बच्चे पे डाले जिसने उसको फर्श पे फेंक दिया कार्ड को, या फिर काम करने वाली पर डाले कि उसने उसको डस्टबिन में फेंक दिया, या फिर जो कचरा उठाने वाला है उस पर आयद कर दी जाए। नहीं, कसूर तालिब इल्म का अपना है कि उसने लापरवाही का मुजाहरा किया। अब हम मुल्की सियासत की बात करते हैं। मुल्की सियासत पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो ये कहानी आपको यहाँ फिट होती दिखाई देगी, नज़र आएगी। यहाँ बड़े नामी गिरामी लोगों को रहबरी का उन्होंने दावा किया और हकीकत में खुद राह भटके होते हैं। यानी खुद रहबरी का जो दावा करते हैं हकीकत में खुद राह भटके होते हैं, जो अपने बारे में या अपने किए का हिसाब देने के बजाय अपने इल्ज़ामात के तीर कभी कौमी सलामती के इदारों पर चलाते हैं तो कभी हुकूमत पर। यहाँ मुझे एक शेर याद आया, ज़रा सुनिएगा। सभी मुजरिम हैं यहाँ, आप भी मैं भी वो भी। सभी मुजरिम हैं यहाँ, आप भी मैं भी वो भी। सारे इल्ज़ाम मगर एक के सर जाएंगे, सारे इल्ज़ाम मगर एक के सर जाएंगे। यही हो रहा है। मुस्लिम लीग नून को देख लें, मुस्लिम लीग नून को ज़रा देखें, जिसने सिंध पुलिस वाले मामले को बहुत पेचीदा बना दिया। अब इस मामले की तहकीकात भी हो रही है और जिम्मेदारों का तयन भी किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने सारे केस में बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। सिंध पुलिस जिसने काम करना छोड़ दिया था, वज़ीर आला सिंध और बिलावल ने पुलिस के हौसले बढ़ाए, उनसे मुलाकात भी की, जिसके बाद सिंध पुलिस की क़यादत ने छुट्टियों पर जाने का अपना फैसला मौखर कर दिया और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुस्लिम लीग नून का किरदार ज़रा देखें। मुस्लिम लीग नून आग को मज़ीद हवा देकर इस मामले को किसी भी तरह ख़राब से ख़राब तर करना चाहती है। अब इसकी वजह क्या है नाज़रीन? ये मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में जो मिसाल दी है वो वजह है। मुस्लिम लीग नून के दामाद सफदर आवान ने मज़ार कायद की बेहुरमती की, ऐसा ही है की ना की। अब वहाँ सियासत चमकाने की कोशिश की। अब नून लीग इस मामले से ध्यान हटाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए IG सिंध वाले मामले पर इल्ज़ाम तराशी और बाकायदा सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। मज़ार कायद पर जो बदनज़मी के मनाजिर देखे गए वो किसी से ढके छुपे नहीं है। नून लीगी दामाद सफदर अवान तो अब भी अपनी हठ धर्मी पर कायम है, यानी किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि अपनी हठ धर्मी पर कायम है। देखिए ज़रा उनका क्लिप। और ये शख्स जो कह रहा है, मुस्लिम लीग के दामाद, मुस्लिम लीग नून, पूरी मुस्लिम लीग नून इस शख्स का दिफा कर रही है, इन्हें डिफेंड कर रही है। इन्हें डिफेंड किया जा सकता है? ज़रा सोचें, कोई अक्ल शऊर रखने वाला बंदा इस बंदे को डिफेंड कर सकता है इस गलती पर? नहीं कर सकता। इसने मज़ार कायद की बेहुरमती की है, चले बेहुरमती की 100 की, अब फिर कह रहे हैं कि मैं हर साल 18 अक्टूबर को मज़ार कायद पर जाऊंगा, यहां पर जाकर नारे लगाऊंगा। यानी कहने का मतलब है कि ये हर साल यहां आकर तमाशा लगाएंगे, मेज़बानों को मुश्किल में डालेंगे, सियासत चमकाएंगे, जलती पर तेल डालेंगे, फिर इदारों पर इल्ज़ाम लगाएंगे। मुझे अब समझ आ रहा है कि जो सफदर आवान साहब है ना, इनके ससुराल में इनकी इज्जत क्यों नहीं है।
शायद ऐसी हरकतें ये साहब ये मौसूफ घर में भी करते होंगे और शायद इसीलिए हमेशा मरियम नवाज़ की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर ही नज़र आते हैं। बस यही इनकी हैसियत बन के रह गई है और इनके ससुराल ने इन्हें शायद रखा इस काम के लिए होगा। लेकिन खैर रिश्ते में दामाद तो हैं ये, इसलिए पूरी नून लीग मज़ार कायद पर होने वाले वाक़े का इतनी मेहनत के साथ दिफा कर रही है और इसका रुख मोड़ कर IG सिंध के अगवा की जानिब ले जाने की पूरी कोशिश, इसके लिए पूरा जोर लगा रही है। अब ये सफदर अवान साहब जो हैं, इनको थोड़ा सा ख्याल चाहिए था, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अगर बालाई मंजिल खाली हो तो फिर क्या हो सकता है। अच्छा, दूसरी ना से मज़े की बात ज़रा सुनिएगा। इसमें मज़े की बात क्या है कि पीपल्स पार्टी जो मुस्लिम लीग नून के साथ PDM में इत्तेहादी है, वो भी मज़ार कायद पर होने वाले मामले पर मजम्मत कर रही है। यानी वो इस साहब को, सफदर अवान को सपोर्ट नहीं कर रही, डिफेंड नहीं कर रही, इनका दिफा नहीं कर रही। और मैंने पहले भी कहा था कि अक्ल शऊर रखने वाला कोई भी बंदा इस हरकत पर इस शख्स को डिफेंड नहीं कर सकता। ज़रा देखिए मुराद अली शाह साहब का क्लिप। अच्छा, मुराद अली शाह साहब मेरी नज़र में एक बड़े समझदार, बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं और ये मामलात को बखूबी जानते हैं और इन्हें हल करने की, मामलात को हल करने की पूरी कोशिश भी करते हैं, पूरा जोर भी लगाते हैं और ये एक अच्छे सियासतदान की निशानी होती है। अब वज़ीर आला सिंध भी कह रहे हैं कि मज़ार कायद पर जो हुआ, जो एपिसोड हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उसको तो बड़ेपन का मुजाहरा करके अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए थी। गलतियाँ किससे नहीं होती? अगर आप अपनी गलती तस्लीम कर लें, माफ़ी मांग लें और इस्लाह करने की कोशिश करें अपनी, तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अपनी गलती तस्लीम कर लें बड़े दिल से कि भाई हमसे गलती हो गई और दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, ताकि दोबारा ऐसी रिवायत जन्म ना ले। लेकिन वो नून लीग ही क्या जो गलती को तस्लीम कर ले। इनका सबसे बड़ा मसला ही है मुस्लिम लीग नून का कि गलती करते हैं और फिर जिद्दी बच्चे की तरह जिद करते हैं कि ये गलती तो नहीं है, जो हम करें वही सही, बाकी पूरी दुनिया गलत। जब दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी और बहतान लगाना आपकी एक आदत बन जाए, हैबिट बन जाए, तो फिर अपनी गलती को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हो ही नहीं सकता कि वो गलती तस्लीम कर ले। ये वो लोग हैं जो करप्शन से बनाई गई अपनी जायदादें तस्लीम नहीं करते थे। मेरे लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, जुमला याद है आपको? अवाम को सब याद है, अवाम तो कुछ नहीं भूलते। लेकिन जब बीमारी की आड़ में फरार होते हैं तो फिर उन्हीं जायदादों में पाए जाते हैं, वहीं रह रहे होते हैं। ये नून लीग की एक पुरानी आदत कह लें, रिवायत कह लें कि ये अपनी गलतियों का दूसरों पर डालती है, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपना मुफाद नज़र आता है, अपना मुफाद प्यारा है, अपना मुफाद अजीज़ है। और ये बने बनाए खेल को बिगाड़ने में भी बड़े माहिर हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं। अब IG सिंध वाला मामला पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे तरीके से डील कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो टांग है ना, वो दरमियान में आ रही है। ये ज़रा शाहिद खाकान अब्बासी साहब का क्लिप चलाइएगा टीम। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फौज को दरमियान में कौन लाता है ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। जब भी आप लोग गिरफ्तार होने लगते हैं तो बजाय इसके कि अपनी करप्शन का हिसाब दें, आप लोग ये नैब न्याजी गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते, चीख के चिल्ला के कहना शुरू करते कि नैब और न्याजी गठजोड़ है। कौमी सलामती के इदारों को सिलेक्टर्स कहना शुरू कर देते हैं, और कुछ समझ नहीं आता तो सिलेक्टर कहना शुरू कर देते हैं। यानी कुछ भी बोलना है, बस सोचे समझे बगैर बोलना है। और इन पर फिर इंतखाबात में धांधली करने के सरेआम इल्जामात भी लगाना शुरू कर देते हैं। इमरान खान को कठपुतली वजीर आजम कहने के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। आप तो हर मामले में खुद फौज को घसीटते हैं और फौज मसले को हल करती है, तो ऐसे में तो आपको इस पर फख्र होना चाहिए ना। लेकिन आप लोग तो गेम को बिगाड़ना चाहते हैं, मामलात को ख़राब करना चाहते हैं, और आप लोगों के तो आपस में भी अगर मैं कहूँ कि ख्यालात जो हैं वो नहीं मिलते हैं। ये ज़रा मरियम औरंगज़ेब का क्लिप देखिए। आपने देखा कि एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब गिला कर रहे हैं कि हुकूमत ने आर्मी चीफ को IG सिंध के मामले में घसीटा, जो कि अफसोसनाक है, और दूसरी जानिब इन्हीं की पार्टी की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा आर्मी चीफ से अपील करती हुई नजर आ रही हैं कि IG सिंध के अगवा और पुलिस का मरियम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने का नोटिस लें। अब ज़रा नाज़रीन, मैं भी बतौर शहरी या आर्मी चीफ से दरख्वास्त करूंगी कि अगर आप मरियम नवाज के कमरे पर धावे का नोटिस लेंगे तो फिर जो मज़ार कायद पर हुआ उसका भी नोटिस बनता है ना नाजरीन, बनता है नोटिस। और इसके जिम्मेदारों को भी अंजाम तक पहुंचाने में उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि मैं मरियम नवाज का जो ये झूठ है वो कल मैं अपने प्रोग्राम में बता चुकी हूँ।
अपना जुर्म छुपाने के लिए आप इल्जाम दूसरों पर लगा रहे हैं। इससे आपका जुर्म भला छुप जाएगा? जुर्म तो नहीं छुपेगा। आप लोग अपने मामले से तवज्जो हटाने के लिए बड़ा अपनी तरफ से दिमाग लड़ाते हैं। भलाई मंजिल जब खाली होगी, मैं अपना जुमला दोहराऊंगी, फिर क्या हो सकता है? इनको समझाना भी बेकार है। मतलब बड़ा अपनी तरफ से स्मार्ट बिहेव करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम बड़े तेज हैं, बड़े स्मार्ट हैं। आईजी सिंध के अगवा के मामले को ये अपने लिए अब ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी का खेल खराब करने की ये बाकायदा कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आईजी सिंध के अगवा के मामले पर पीपल्स पार्टी मैच्योर होने का सबूत दे रही है। पीपल्स पार्टी ने अपना वजन बढ़ाया है, इस मामले को जिस तरह हैंडल किया है। बिलावल ने अपना वजन बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी पर इल्जाम तराशी नहीं कर रही पीपल्स पार्टी, बल्कि बिलावल ने आर्मी चीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में खुद उनसे कहा कि आप इस मामले का नोटिस लें। अब एक तरफ शाहिद खाकान फौज को घसीटने का इल्जाम लगाते हैं, जबकि उनकी अपनी पार्टी की साथी रानो औरंगजेब साहिबा भी आर्मी चीफ को दुहाई दे रही हैं और बिलावल भी खुद इस मामले पर आर्मी चीफ से मदद मांग रहे हैं। तो इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ही होता है कि ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब है ना, ये नवाज शरीफ की जबान बोल रहे हैं और पाक फौज और हुकूमत की पोजीशन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिलावल ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिए। बिलावल ने अपना वजन बहुत बढ़ा लिया। ये बिलावल का जरा क्लिप देखिए। अब नाज़रीन, ये जो सब बात है ना क्लियर हो गई, ये साफ हो गई पूरी बात कि बिलावल और उनकी जमात आईजी से के मामले पर बड़े मस्बत अंदाज में चल रही है और बहुत ही मैच्योरिटी का मुजाहिरा कर रही है। और मुस्लिम लीग नून इनकी कोशिशों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। और इसकी मुमकिना तौर पर एक वजह यह हो सकती है कि बिलावल जरदारी मुस्लिम लीग नून के फौज मुखालिफ बयानिए के खिलाफ हैं और किसी भी पाकिस्तानी को होना चाहिए उस बयानिए के खिलाफ, और इनके साथ नहीं दे रहे, और किसी भी पाकिस्तानी को इस बयानिए पर इनका साथ नहीं देना चाहिए। तभी हमने देखा कि पीडीएम के कराची के जलसे में नवाज शरीफ ने खिताब नहीं किया। अब 25 अक्टूबर को पीडीएम कोयटा में पंडाल से जाने जा रही है, उसमें भी कहा यह जा रहा है, खबरें ये कि बिलावल जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। अब शायद इसकी वजह यह हो कि वहाँ नवाज शरीफ ने खिताब करना हो और पीपल्स पार्टी इस वजह से स्टेज शेयर नहीं करना चाहती। अगेन आई वुड से कि बहुत मेच्योरिटी का मुजाहिरा होगा ये, और मुस्लिम लीग नून को भी इसका अंदाज़ा होगा कि पीपल्स पार्टी उनके बयानिए से इख्तलाफ करती है। तो इसी सबब मुस्लिम लीग नून आईजी सिंध वाले मामले पर पीपल्स पार्टी के लिए गड़ा खोदना चाहती है। और सबसे बढ़कर नून लीग की अव्वल है कि वो अपने करप्शन मुकदमात से अवाम की किसी तरह तवज्जो हटा सके और मजलूम बनकर किसी तरह हुकूमत और रियासती इदारों को गंदा कर सकें। अच्छा नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाना चाहती है, लेकिन ये इल्ज़ाम भी वो हुकूमत पर डाल रही है। ज़रा देखें इनकी चालाकी कि ये इल्ज़ाम भी ये हुकूमत पर डाल रही है कि वो अनारकी को बढ़ावा दे रही है। देखिए ज़रा खुरम दस्तगीर साहब क्या फरमा रहे हैं। अब मौसूफ के मुताबिक आईजी सिंध के अगवा में हुकूमत मुलव्वस है और वो मुल्क को अनारकी की आग में झोंक रही है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है कि मुस्लिम लीग नून रियासती इदारों के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करके मुल्क दुश्मन अनासर की बाकायदा बोली बोल रही है। इसे कोई कहते हैं ना बोली बोलना। ये ज़रा शिबली फ्राज को सुनिए क्या कहते हैं वो। मुस्लिम लीग नून सियासी नाटक कर रही है ताकि अपनी करप्शन, अपनी बदउनवानी, अपने झूठ पर किसी तरह पर्दा डाल सके। नून लीग का एजेंडा है कि वो मुल्क में इंतशार फैलाए ताकि मुल्क की अमनो अमान की जो सूरत हाल है वो किसी तरह ख़राब हो जाए। सिंध और विफाक को आमने सामने लाकर ये हालात को कशीदा करना चाहती है। और अब आप सोचेंगे हालात क्यों कशीदा करना चाहता है? ताकि इनका अपना उल्लू सीधा हो जाए। ये वो जमात है जिसने मुल्क की मईशत को बर्बाद किया। आज अवाम के ये बड़े हमदर्द बने हुए हैं। अब अवाम इतनी पागल है कि इन पर यकीन करेगी? अब इन्होंने फौज को गालियां देकर क्या भारत के मुंह में अल्फाज नहीं डाले, भारत को ज़बान नहीं दी? बिल्कुल दी। इन करप्शन ज़दा चेहरों ने इदारों को मतनाज़े बनाने की जुस्तजू की और अपने बयानिए से दुश्मन को बाकायदा खुश किया, और बिलाशुबा इसको तकवीत नून लीग ने दी। ये भारतीय मीडिया का ज़रा क्लिप देखें ज़रा। जी नाजरीन, देखा आज भारतीय मीडिया किस तरह से पाक फौज और हुकूमत पर उंगलियां उठा रहा है। आज इस मोदी के बिकाऊ मीडिया को इतनी जुर्रत हो गई कि वो इतनी पुरानी फुटेज चलाकर ये साबित करने की कोशिश करे कि खुदा ना ख्वास्ता पाक आर्मी और सिंध पुलिस आपस में लड़ रही है। भारतीय मीडिया ने तो ऐसे जाली मनाजिर दिखा दिए हैं कि जिसको देखकर ये लगता है कि पाकिस्तान में खुदा ना ख्वास्ता तबाही हो गई, अफरा तफरी का आलम है।
पाकिस्तान को हंगामी हालात का सामना है जैसे खुदा ना खास्ता, और दर हकीकत भारत पाकिस्तान में यही सब कुछ करना चाहता है। भारत का तो ख्वाब है कि पाकिस्तान में सब कुछ हो, लेकिन पाक फौज के होते हुए ऐसा होना मुमकिन नहीं है। इसीलिए सिर्फ झूठी और ख्याली कहानियां दिखाकर ये खुश होता रहेगा, और हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान हमेशा चमकता दमकता रहेगा। मेरे साथ मिलकर बोलिए, इंशाअल्लाह पाकिस्तान चमकता दमकता रहेगा, आमीन। भारतीय मीडिया मुस्लिम लीग नून का पूरा साथ दे रहा है, और इससे शिबली फराज के बयान की तस्दीक भी हो जाती है। भारत और मुस्लिम लीग नून को आर्मी चीफ और वजीर आजम का, आपको पता है कि एक पेज पर होना भी बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। और भारत की अगर मैं कहूँ कि होशो हवास पर आर्मी चीफ सवार हो गए तो गलत नहीं होगा। इसीलिए बुकलाहट में भारतीय मीडिया उल्टी सीधी बकवास करने पर आ गया है। और नाज़रीन, नून लीग की जो मौजूदा सियासत है, ये सिर्फ और सिर्फ कौम को गुमराह करने के लिए, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, आईजी सिंध के मामले की आड़ में फौज और हुकूमत पर इल्जामात लगाने की। लेकिन कौम अब सच जान चुकी है, अब अपने किए हुए का इल्जाम दूसरों के सर पर नहीं डाला, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। नाज़रीन, आज FATF का पेरिस में इजलास हो रहा है, जो कि 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अब इसमें मुतवक्के है कि जी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने FATF की जो जानिब से दिए गए 27 नुकात थे, इनमें से अक्सरियत पर अमल भी कर लिया है, और उनके हवाले से कानून साजी भी कर ली गई है। इसमें एक अहम बात यह है नाजरीन कि भारत जो FATF में एक मजमूम साजिश के तहत, हम कह सकते हैं मजमूम साजिश के तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बाकायदा धकेलना चाहता था, बल्कि ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाह रहा है, उसकी कोशिश आज अल्लाह ने चाहा तो नाकाम हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके साथ ही भारत के लिए मुश्किलात पैदा होने की भी तवक्को की जा रही है। बहुत से लोग एक्सपेक्ट करें कि भारत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर मोहित यूसुफ भी थे, और उनका क्या कहना था कि जी भारत के पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, उसमें मुलविस होने के सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, और मुतल्लिका इदारे और दफ्तर खारजा इस पर काम भी करेंगे। इसके साथ ही भारत की दहशतगर्दों को फंडिंग फराहम करने के हवाले से अमरीकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की जानिब से इसमें क्या सबूत पेश किए जाते हैं, और कितना जल्द भारत के दहशतगर्द चेहरे को पहचान कर FATF उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल करता है। तमाम सवालात का बॉल फेंकूंगी मौजूद मेहमानों के कोर्ट में। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। माहिर मुआशरियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फ़ारूक साहब, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि FATF की जो ग्रे लिस्ट है से बाहर आने पर पाकिस्तान की मईशत पर कितना असर पड़ता आप देखते हैं? क्या हमारे लिए बेहतरी की जानिब राहें हमवार होंगी, या फिर सिर्फ हमें कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये इमेज इम्प्रूवमेंट के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए, इससे ज़्यादा बढ़ के नहीं? आई थिंक यू माइट बी जंपिंग द गन। आप अभी फैसला आया नहीं है, आप फैसले से आगे ही चली गई हैं। देखिए 2018 में हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था, और उस वक्त एक 27 नुकाती एक्शन प्लान जिसको कहते हैं वो हमारे हाथ थमाया गया था कि आपने ये 27 पॉइंट्स पूरे करने हैं। कई महीने गुजर गए, हम सुनने में आ रहा था कि 14 पॉइंट जो है उसमें से उन पे हमने अमल दरामद कर दिया है, 13 शायद बाकी रह गए हैं। जो 2 दिन पहले से मैं रिपोर्ट सुन रहा हूँ कि शायद 21 पॉइंट्स के ऊपर हमने काफी हद तक जो है वो अमल दरामद कर दिया है, और 6 पॉइंट शायद अभी वापिस रह गए हैं, बकिया रह गए। देखिए 3 एस्पेक्ट से मुल्कों को जांचा जाता है। एक तो कानून साजी पूरी कर ली है। दूसरी स्टेज पे आती है क्या इदारती काबिलियत, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जिसको कहते हैं, क्या आपके मुल्क के पास, इदारों के पास वो काबिलियत है कि जो कानून साजी आप कर चुके हैं उस पर अमल दरामद कर सकते हैं। और तीसरा है एक्चुअल कन्विक्शन रेट, यानी कि असल में ऑन द ग्राउंड जमीनी हकीकत क्या है सजा के हवाले से। तो कानून साजी तो हम बहुत सारे कर चुके हैं, लेकिन जो अगले 2 स्टेप्स हैं उनमें अभी सवालिया निशान बाकी हैं। जो सजा है कन्विक्शन रेट वो पाकिस्तान का बहुत लो है। फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर हमारा रेट जो है वो 5-6% से ऊपर नहीं जाता। मैं आपने अपने इंट्रोडक्शन में कह दिया कि मुतवक्के है कि हम ग्रे लिस्ट से चले जाएंगे। मेरा ख्याल नहीं है।
कि हम ग्रे लिस्ट से इस साल निकल पाएंगे। यानी आपको लगता है डॉक्टर साहब अगले हम साल नहीं निकल पाएंगे, आपको ये लगता है, आपका ये जो एनालिसिस वो ये कहता है बकायदा कि हम नहीं निकल पाएंगे इस साल? देखिए, बहुत हद तक तो ये नंबर्स का सवाल होता है। लास्ट टाइम अगर 50 से 75 तक के दरमियान किसी मुल्क के नंबर्स आते हों तो वो ग्रे लिस्ट में ही रहता है। अगर 50 से नीचे चले जाएं तो फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। लास्ट टाइम जब हमारी मेडिकल रैंकिंग सामने आई थी तो हम बाल बाल बचे थे ब्लैक लिस्ट से। उसके बाद हमने बहुत सारी कानून साजी नई कर दी है और कुछ इदारों में हमने काबिलियत भी पैदा की है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि हम 75 से ऊपर जा सकेंगे। तो उस बुनियाद के ऊपर मुझे लगता है कि हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब, आपने डॉक्टर साहब का पॉइंट भी सुना। उनको उम्मीद यही है कि अभी हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। इस साल उनको उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन बहुत से लोग एक्सपेक्ट करें कि शायद हम इससे निकल आएंगे और जो भारत है खासतौर पर उसको मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? डॉक्टर फिदा, मुझे असल में डॉक्टर फारूक सलीम की आवाज़ नहीं आई है, लेकिन बट आई कैन अंडरस्टैंड। देखें, इशू ये है कि मैं आपको बता देती हूँ उनकी बात का लुबे-लुबाब ये कि उनका ये कहना है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जो उनका एनालिसिस है, डेफिनेटली माहिर मुआशियात हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, गहरी नज़र रखते हैं इकॉनमी पर। उनका ये कहना है कि उनको नहीं लगता कि इस साल हम ग्रे लिस्ट से बाहर आएंगे। जी बिल्कुल, आई थिंक आई एग्री विद हिम। और एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो रिपोर्ट है 10 दिन पहले जो आई हुई है, सितंबर में आई थिंक आई थी, उसमें भी उन्होंने असेस किया है कि पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से अभी निकलना मुश्किल लगता है। बट इन एनी केस अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान विल नॉट गो इन ब्लैक विद द वे इंडियन आर ट्राइंग, क्योंकि चाइना, टर्की और मलेशिया 3 लोग होने चाहिए। अगर आपके सपोर्ट में है तो यू रिमेन ग्रे लिस्ट, यू गो नो ब्लैक लिस्ट। लेकिन ब्लैक लिस्ट से निकलने के लिए यू नीड 12 मेंबर्स अप्रूवल, जो आई थिंक इट लुक्स डिफिकल्ट। इंडिया इज़ डूइंग देयर बेस्ट। उन्होंने वहाँ पर एक ह्यूस्टन की लॉबिंग फर्म भी हायर की हुई है। अमेरिकन द बिजी इन इलेक्शन, बस स्टिल अमेरिकन को पुश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी खुदा ना खासा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालें, ताकि हमारा CPEC मनसूबा जो $60 बिलियन का वो साइड ट्रैक हो जाए। बट इसके अलावा जो उनकी ऑब्जर्वेशन है कि आउट ऑफ 27 पॉइंट्स पाकिस्तान ने 2 पे तो बहुत अमल किया है, कुछ आगे 14 पॉइंट्स हैं जिस पे तकरीबन काफ़ी हद तक अमल किया है, कुछ अभी रहते हैं। सही। जिसकी वजह से ये अप्रीहेंशन है एशिया पैसिफिक ग्रुप की कि ये ज़रा मुश्किल लगता है। साथ ही साथ जो आपके यहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो ग्रुप्स हैं वो दे स्टिल फील, हक्कानी ग्रुप है, उसके बाद और ये अफ़गानिस्तान में ग्रुप हैं कि शायद वो अभी भी पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस रखते हैं। फिर उसके बाद जो मुरीद के में लश्कर तैयबा ग्रुप है, उसकी के जो उनके वहाँ पर कैंप्स हैं वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। देन बहावलपुर का ग्रुप जो है जैसे मोहम्मद अजहर मसूद साहब पर, उसकी एक वन ऑफ द फैक्टर्स एक वो भी चल रहा है, हमारे सर पे तलवार लटक रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त वी हैव टू वेरी ऑफेंसिव। आई विश कि हमने अमेरिकन से बात की है कि नहीं, कि व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर अमेरिकन। हमने अफगान तालिबान को और अमेरिकन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को बिठाया दोहा में, उनके मुज़ाकरात करवाए, फिर उनका मुआहदा करवाया। अब हम कितनी एफर्ट कर रहे हैं इंटर अफगान डायलॉग्स के लिए, करवा भी दिए हैं, और अभी और हिकमत जार भी आए हुए थे, अभी हमसे फिर डॉक्टर अब्दुल्ला आए हुए थे, तो हमने ये भी काफ़ी एफर्ट करें। नाउ व्हाट आर वी आस्किंग फॉर रिटर्न? मतलब वी आर न्यूक्लियर कंट्री, हमें अभी अपने एग्जर्ट तो करें फॉरेन ऑफिस को। मैंने कभी नहीं अपने फॉरेन ऑफिस को सुना कि इतने ऑफेंसिव हुए हैं, और ना वो आवाम को बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वो हमने अमेरिकन से क्या एफर्ट किया, कश्मीर के बारे में उनसे क्या बात की है, FATF की बात की है। अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो मोहित यूसुफ हैं, करण थापा को इंटरव्यू देखते हैं, उन्होंने बड़ी क्लियर एलिगेशन लगाया और जस्टिफाइड एलिगेशन इंडिया के ऊपर। एक जो अमेरिकन जरीदे ने निकाला कि जी ग्लोबल टेररिज्म इंडिया कर रहा है, वो क्लियर है। 44 बैंक्स ने $1.5 बिलियन की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की है, और वो ज़ाहिर है मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ जा रही है, अफगान तालिबान को, उसके बाद दैश मोहब्बत को, उसके बाद जो उनके और जो 4 का उन्होंने ग्रुप बनाए हैं वहाँ फंडिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में वो आपके सामने किस तरीके से 5th जनरेशन वॉर में पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें, देन वी रियलाइज कि हमें भी अब कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया को FATF में लेके जाएं, उसको बैकफुट पर डालें। देर भी है। ठीक है बिर साहब, आपकी तो दोबारा आती है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ मैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो माशी खराबी हैं, हुकूमत ने जो पॉलिसीज़ इख्तियार की हैं, इस वक्त महंगाई, अगर मैं कह दूं कि मसला नंबर 1 बनी है तो गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगे, यानी लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या है, महंगाई। लेकिन आने वाले वक्त में क्या आवाम को आप देखते हैं कि आवाम चैन का सांस लेगी? क्या महंगाई में कोई कमी आप देखते हैं? और FATF और IMF का इसमें क्या किरदार होगा?
कि उन्होंने क्या जवाब दिया। महंगाई के ऊपर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जितने भी सर्वेस हम देख रहे हैं उसमें यही कहा जाता है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जो अव्वलीन तरजीह जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो महंगाई की है। और महंगाई भी पिछले तकरीबन साल भर में 2 साल भर में तारीखी तौर पे यानी कि 70 साल में माशी तारीख में जो हमने महंगाई नहीं देखी थी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। जैसे अगर टमाटर का बताया जा रहा है जो हुकूमत के अपने ज़राए हैं अदाद शुमार हैं, साल भर में कोई 117% बढ़ गया। 2 साल पहले जो आटे की कीमत थी वो तकरीबन 35-36 रुपए किलो थी, अब 70-75 रुपए पे चल रहा है, तो वहाँ पे आप समझिए 70-80% इंक्रीज हो गई। बिजली की कीमतें भी ऐसे ही ऊपर चली गई हैं। तो महंगाई बिल्कुल अवलीन तरजीह हुकूमत की भी होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं है। ना तो हुकूमत की तरजीह है ना ऑपोजिशन की तरजीह है। हमारे यहाँ ज्यादातर फोकस जो है वो सियासत के ऊपर दिया जा रहा है। शायद मीडिया भी ज्यादा सियासत के ऊपर ही फोकस करता है। जो 22 करोड़ अवाम के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें महंगाई नंबर 1 है उसके ऊपर सॉरी डॉक्टर फोकस साहब, मैं नहीं आपको किया काट जाता। रही हूँ। मतलब सियासत भी इनकी तभी चलेगी ना जब अवाम इनको वोट देंगे, मैंडेट देंगे। अवाम वोट कब देगी? जब अवाम को रिलीफ देंगे, यानी अवाम उसको वोट देगी जो अवाम को रिलीफ देगा। अब अवाम को जो महंगाई देगा अवाम तो फिर अगले इलेक्शन में उसको आउट कर देगी। तो सियासत भी रिलेट करती है ना कि महंगाई को कंट्रोल करना है। देखिए मईशत का और सियासत का जैसे आपने भी कहा बहुत गहरा ताल्लुक है। और उसमें एक बात जहन में रखने की ये है कि जिस भी मुल्क में अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो उसकी मईशत जो है वो सीधी पटरी पे नहीं चल सकती। बिल्कुल डाउन अब होगी, हमारे बिल्कुल। यहाँ हमारी ऑपोजिशन है वो हमारे वजीर आजम को सिलेक्टेड बार बार कह रही है। जो वजीर आजम साहब हैं वो ऑपोजिशन को गैंग ऑफ डेकॉइट्स, चोर और डाकू कहते हैं। तो दोनों तरफ इतना ज्यादा इख्तलाफ है, इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है, इतना अदम सियासी अदम इस्तेहकाम है कि किसी का भी मईशत के ऊपर वो फोकस नहीं है जो होना चाहिए था। और डॉक्टर साहब ऐसे में जो फॉरेन Opposition भी इन्वेस्टर्स हैं वो भी कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना, वो भी जारी बात है। उनको स्टेबिलिटी जब नजर नहीं आएगी तो फिर कोई इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मामला नहीं और बहुत सारी चीजें बिल्कुल मईशत और की भी। जो हैं उसके साथ सियासत के साथ जुड़ी हुई हैं। और हमारे यहाँ जब तक ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा आप देखिएगा कि मईशत जो है ये इम्प्रूव नहीं कर पाएगी। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। भारत एक बड़ी मार्केट है ब्रिगेडियर साहब, और चंद ताकतवर ममालिक इस वक्त भारत को खित्ते में चाइना के खिलाफ एक ताकतवर मईशत के तौर पे देखना चाहते हैं। ये उनकी ख्वाहिश है, हम कह सकते हैं। क्या इस पूरी सूरत हाल में ब्रिगेडियर साहब पाकिस्तान को खुलकर चीन और रूस के ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए? क्या कहते हैं आप? देखें, पाकिस्तान को अपने नेशनल इंटरेस्ट में हमें मूव करना चाहिए। एंड विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट्स यू कीप चेंजिंग योर aims and objective and you keep changing your alliances. You don't remain permanent. You see, while remaining engaged with Americans and Europeans, we have to move towards our own region. आप हमेशा अपने neighborhood में strong होते हैं। neighborhood में we are very lucky to have Iran very strong and हमारे energy resources को वो cope up कर सकते हैं। चाइना, रशिया ऑलरेडी देयर, जिनकी हमें बहुत सपोर्ट है। बोथ आर न्यूक्लियर पावर और वीटो की पावर उनके पास है। वाई डोंट वी लुक टुवर्ड दिस साइड ऑल द टाइम? वी लुक टू अमेरिकन जो उन्होंने कभी आपको साथ नहीं दिया। एंड दे आर ऑलवेज नाउ देयर टू इंश्योर कि पाकिस्तान का CPEC मनसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। जो इंडिया को वो जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं वो मकसद ही उनका ये है कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान में आपके ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो और टेररिज्म भी हो, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की होगी, ना पाकिस्तान इकोनॉमिकली वायबल होगा। क्योंकि बेहतर है डॉक्टर सलीम साहब फ़र्क बैठे हुए हैं, इधर इकोनॉमिस्ट ऑल्सो। तो आपको कैसे चलेंगे? क्योंकि देखें, आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, बिल्कुल, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, बिल्कुल, और अगर आप इकोनॉमिक तरक्की CPEC के थ्रू कर लेते हैं देन यू विल बी टेक योर ओन डिसीजन इन योर बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट। अभी तो वर्ड की बातें सुनते हैं। कोई क्या इमरान खान वुड लाइक के अभी बिजली के नर्ख बढ़े या गैस के नर्ख बढ़े, बट द प्रॉब्लम इज कोई कंडीशन रहती है, दे वांट देयर मनी बैक, तो उनको वो कंडीशन डालते हैं, आप फंस जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त इमरान खान की फेडरल गवर्नमेंट का लिटमस टेस्ट ये है जो जून 2020 से स्टार्ट हो गया जून 2021 तक, इसमें अगर ये महंगाई पे काबू नहीं पाते हैं, आवाम को रिलीफ नहीं देते हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ऑयल हो
या बिजली हो या डेली कमोडिटीज आइटम्स हो, आटा, चीनी, दाल, इन चीज़ों में इट शुड बी विजिबल डिफरेंस, ताकि आपके लोगों का जो कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है वो रीस्टोर हो। बिल्कुल, पीपल शुड हैव कॉन्फिडेंस दैट इमरान इज डूइंग, बिकॉज़ उन पे करप्शन के चार्ज कोई नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास 1 से 1.5 मिनट में आपका एक आखिरी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर फारूक। सीपैक और जो चाबहार पोर्ट का जो मुआवजा किया जा रहा था, क्या भारत के चाबहार से बाहर निकलने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो चाबहार पोर्ट से अब पाकिस्तान को फायदा होगा ना कि नुकसान? देखिए, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो है वो चीनी मईशत के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात उसके पिछले कुछ सालों में पैदा हो गए हैं, जो बड़े 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 मजबूत भी हो गए हैं। और चीन जो हज़ारों अरब डॉलर खर्चना चाहता है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर, उसका जो फ्लैग, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसका, वो सीपैक है। और सीपैक के अंदर सारा ज़ाहिर है वो सारा रूट जो है वो पाकिस्तान के थ्रू गुजरना है। पाकिस्तान की ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दो मुल्कों के दरमियान ना तो कोई दोस्ती का रिश्ता होता है, ना दुश्मनी का रिश्ता होता है। उनके मुफादात इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पाकिस्तान को फ्यूचर प्रोजेक्ट जो हम चाइना के साथ करते हैं उसके अंदर जो हम नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं, हमें बड़ा मोहतात होकर बैठना होगा कि हम पाकिस्तान के मुफादात उसमें सिक्योर कर सकें। रिश्ता हमारा बड़ा मजबूत रहेगा चाइना के साथ, लेकिन हमें पाकिस्तान को उन रिश्तों के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के मुफाद को एक्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है जी, डॉक्टर फारूक सलीम साहब और ब्रिगेडियर रिवाज साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद सदीक जान और उनकी बड़ी खबर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मेरे साथ हमेशा की तरह सेगमेंट में मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, वार्म वेलकम। सदीक, बड़ी बुरी खबर है करप्शन करने वालों के लिए, क्या खबर है ये? देखें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो 120 एहतसाब अदालतें बनाने का हुक्म जारी किया था, अब खबर ये है कि जो हुकूमत ने काफ़ी इस पर काम कर लिया है और आखिरी 1 माह की मोहलत दी गई है हुकूमत पाकिस्तान को। और एक ऐसे वक्त पर जब खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये कह चुके हैं कि अब आपको नया इमरान खान नजर आएगा। और आज ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब से मुलाकात की है। और आज अदालत में भी यही बताया गया था कि खालिद जावेद खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मिलेंगे तो इस मामले पर बातचीत होगी। इमरान खान साहब अब ये चाह रहे हैं कि बहुत हो गई, अब ये केसेस फास्ट पेस पे चलने चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पर समातें होनी चाहिए। इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा, नैब से कहा कि आपको जो भी हमारी मुआवनत चाहिए, हुकूमत की मुआवनत चाहिए, फंड्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, हुकूमत इस हवाले से मुकम्मल ताउन करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था, जिसके बारे में पहले ये बताया जा रहा था कि शायद मुमकिन ना हो 120 एहतसाब अदालतें, लेकिन अब हुकूमत की हिकमत अमली ये है कि फौरी तौर पर लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, इन 3 शहरों में फौरी तौर पर 10-10 तो कम अज़ कम जो है वो एहतसाब अदालतें बना दी जाएँ। उससे होगा ये कि जो 1200 नैब रेफरेंसेस पेंडिंग हैं, 975 अरब रुपए की रकम है, ये केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर चलेंगे, ये फास्ट पेस पे चलेंगे, ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे, जल्दी फैसले आएंगे। और बहुत से लोग जो आज आपको नैब को गालियाँ देते हुए नज़र आते हैं, जो आज नैब पे तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, जो आज नैब पर इल्ज़ामात लगाते हुए नज़र आते हैं, जो आकर और ब्लैकमेल करते हैं इदारों को, ये आपको सलाखों के पीछे नज़र आएंगे। क्योंकि ये तो पता है सबको कि इनमें से बहुत से लोगों की करप्शन तो ज़बान से आम है। सिर्फ मसला ये है कि वो केसेस चलने हैं, केसेस चलाने के बाद उनका ट्रायल होना है, ट्रायल के बाद फैसला आना है। और बहुत सारे लोग जिनके जो है वो सबके सामने है कि उन्होंने करप्शन किया, तो जाहिर है उनको सजाएं ही होंगी। साथ ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये बात भी वाजे कर दी थी और अब उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। शहबाज शरीफ को जेल में नहीं सहूलियात दी जा रही। उसके बाद शहबाज शरीफ की बेटी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उनके बेटे को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उसके अलावा नैब ने इसकी तरदीद तो कर दी है कि मरियम की ज़मानत कैंसलेशन के हवाले से नैब ने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन उनके जो केसेस हैं, अगर एहतसाब अदालतों की तादाद ज़्यादा होती है और नैब की कैपेसिटी बढ़ती है तो उनके केसेस, मजीद जो केसेस पेंडिंग हैं उन पर भी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जिनमें चौधरी शुगर मिल्स केस भी शामिल है। इसके अलावा आपने देखा गुजरांवाला में 2 FIR हुई। ये अब तय हो गया है कि जहाँ जहाँ पे गैर कानूनी काम होंगे, जहाँ जहाँ पे इदारों पे झूठे इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, जहाँ जहाँ पे कानून हाथ में लिया जाएगा, वहाँ पर कार्रवाई होगी, केसेस होंगे, मुकदमात होंगे, आपको नजर आएंगे मुकदमात बनते हुए, गिरफ्तारियाँ होते हुए, जमानतें होते हुए, पेशियाँ भुगतते हुए। तो अब
आप ऐसे समझें कि कानूनी जंग का आगाज़ हो गया है, तबले जंग बच चुका है, कानूनी वार आपके सामने होंगे और किसी तरह की कोई ढीलें, कोई रियायतें आपको नज़र नहीं आएंगी। जो पहले बहुत रियायतें दी गई हैं, बहुत रियायतें दी गई हैं कि ये खातून है तो इसकी ज़मानत इसको दे दी जाए, खातून है, ये खवातीन है तो इनको नैब बुलाने की बजाय इनको सवालनामा भेज दिया जाए। अब लगता यही है कि अब ये रियायतें, ये आसानियाँ नहीं होंगी, कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा जैसे आम पाकिस्तानी शहरियों का ट्रायल किया जाता है, उनके खिलाफ तहकीकात की जाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनको जेलों में रखा जाता है। लग ये रहा है कि अब उसी तरह से अच्छा सदीक, ये बताइएगा ये जो 120 एहतसाब अदालतों के क़याम के हवाले से बता रहे हैं, मुझे बताइएगा इनके क़याम में या इनको कायम होने में कितना वक्त दरकार होगा, कितनी जल्दी हो जाएगा? देखिए, अगर हुकूमत अगले 1 माह के अंदर अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी है, हाँ। तो अगर हुकूमत पहले 5 एहतसाब अदालतें भी बना देती है, हाँ। अगले 1.5 से 2 माह में बना देती है, लाहौर और इस्लामाबाद में ही बना देती है, तो ज्यादा केसेस यहाँ पर चल रहे हैं। सही। शरीफ खानदान के, मुस्लिम लीग नून के ज्यादा केसेस यहाँ पर चल रहे हैं और लाहौर में चल रहे हैं। यहाँ पर भी अगर 5 एहतसाब अदालतें बना दी जाती हैं तो लगता यही है कि बहुत सारे केसेस जो हैं उनके अगले 6 माह में फैसले आ सकते हैं, बशर्ते कि इदारों की नीयत हो, इदारे करना चाहते हो, तो अगले 6 माह में बहुत से केसेस आपको मंतक नियम तक पहुँचते हुए नजर आएंगे। साथ ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को एक तो अप्रिशिएट किया जिस तरह से वो अदालतों में हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवाद खान साहब को कहा है कि जो FBR के केसेस, जो टैक्स मैटर्स अदालतों में पेंडिंग है, उन पर भी फैसले जल्दी करवाए जाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर और तज्जिए के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फैज़ अकबर खान को दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।